चलिए, तो अब हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे ज्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ बाहर है। एम्ब्रियो के बाहर की मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो को कवर अप करके रख रही, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। हम जो ये पढ़ेंगे ना मेम्ब्रेन डायग्राम, उसको उल्टा करके बनाएंगे, समझना ध्यान से। ये वाला डायग्राम था ना, आपको दिखा रहे हैं नोट्स में, जो डायग्राम अभी समझाए थे हम, ये वाला डायग्राम था ना, ये वाला, इस डायग्राम को हम उल्टा करके बनाएंगे अभी। कैसे? तो देखो, ये डायग्राम है ना, ये मान लो मदर का क्या है, ये स्ट्रेटम बेसिलिस का डेसिडुआ पार्ट है, डेसिडुआ बेसिलिस। तो इस पूरी पोर्शन को हम उल्टा करके बनाने वाले हैं, समझ रहे हो? जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट ये ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो बड़ी बात? मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो हम बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, या मतलब यहाँ पे जो हम ऐसे करके बनाएंगे वो होगा आपका डेसिडुआ बेसिलिस, और फिर ऐसे करके ये डेसिडुआ बेसिलिस इधर, और इधर होगा पूरा मायोमेट्रियम। और वो उल्टा करके क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी उल्टा करके और मोस्टली बुकों में उल्टा करके ही पढ़ाया गया है, ताकि आप डायग्राम को समझ पाओ। ठीक है, तो चलो अब हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम, और डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, ये आपका पूरा का पूरा लेयर, ये कौन सा लेयर है पता है? ये है अभी मदर के सबसे नीचे के अंदर का लेयर, कौन सा लेयर है बताओ अतीक? ये कौन सा लेयर हो सकता है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम नहीं भाई मेरे, उल्टा करके बनाए, कहां से काटे नहीं देखे, डेसिडुआ और बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस। हाँ, तो ये डायग्राम ये कौन सा पार्ट है, पहले लिखते चल जा रहा हूँ साथ साथ। ये मदर का पार्ट है, डेसिडुआ, डेसिडुआ बेसिलिस। अभी अभी आपने कहा कि वो जो 8 अंदर वाले इनर सेल मास थे, उससे तो क्या बन जाएगा बोलो? एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा उससे? एम्ब्रियो। और बाहर वाले जो 8 आउटर सेल थे, फाइनली उससे क्या बनेगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो पहले 8 जो इनर वाले सेल थे उससे एम्ब्रियो बना दें यहाँ पे, बोलो। ये देखो एम्ब्रियो है, ठीक है? यूं मान लो ये एम्ब्रियो है, लिख देते हैं इसके अंदर ये एम्ब्रियो है, ठीक है? और ये एम्ब्रियो का एंटीरियर पार्ट है, और ये एम्ब्रियो का पोस्टीरियर पार्ट है। इधर की तरफ बन जाएगा आगे चल के माउथ, और इधर की तरफ बन जाएगा एनस, हिंडगट, इधर फोर्थ गट, ठीक है? चलो, अब क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो किससे बना है बोलो? अंदर वाले 8 सेल से। अब आप याद करो, अंदर वाले 8 सेल में भी 2 प्रकार के सेल हुआ करते थे, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, याद है? और हाइपोब्लास्ट से केवल एंडोडर्म बनता था, और एपीब्लास्ट से तीनों लेयर बन सकता है। तो होता क्या है कि, अच्छा एक बार बताओ, ये तो अंदर वाले एम्ब्रियो ने बना, मतलब कि अंदर वाले 8 इनर सेल मास ने क्या बना दिया? एम्ब्रियो। बाहर ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर तो होगा ना, बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर तो है ना जी, तो बाहर ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर दिखा है, ये देखो, ये है आपका बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर। ये क्या है? ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर, ठीक है? ये है पूरा का पूरा ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर, ठीक है? लेकिन ये पूरा का पूरा ट्रोफोब्लास्ट की सेल की लेयर है, लेकिन जहां पर ट्रोफोब्लास्ट डेसिडुआ बेसिलिस को टच कर रहा है, कहीं पर तो कर ही रहा होगा ना, चारों ओर से ट्रोफोब्लास्ट बनता जा रहा है, अंदर एम्ब्रियो बन गया, तो जहां पे ट्रोफोब्लास्ट डेसिडुआ बेसिलिस को टच कर रहा है, वहीं पर वो ऐसे ऐसे अपने सेल्स को अरेंज कर लिया, लाइक दिस। एक मिनट रुक जाओ, जहां पर वो डेसिडुआ बेसिलिस को टच कर रहा है, वहां पे वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, लाइक दिस, यूं यूं, समझ रहे हो? ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, और इसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। क्या कहते हैं इसको? चलिए बोलो, कोरियोनिक विलाय, विलाय। और ये क्या है? ये क्या है रिभा, बोलो? ये वाली कौन सी लेयर है? ट्रोफो, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर, है कि नहीं? चलो,
अब मुझे एक बात बताना, वो डायग्राम उल्टा करके बनाए, याद करो। वो इनर सेल मास जिससे एम्ब्रियो बना है, इनर सेल मास और ट्रोफोप्लास्ट से लेके वो जगह जहां पर से इम्प्लांटेशन हुआ था, डेसिडुआ बेसिलिस के पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनती थी, ट्रोफोब्लास्ट की बनी हुई, याद है नाम? नाम याद है? क्या नाम था उसका? सेल्स ऑफ रबर सेल्स ऑफ एम्ब्रियोजेनिक सेल। रबर। अब वो एम्ब्रियोजेनिक सेल क्या करती है? रैपिडली डिवाइड करती है। हाँ, वो एम्ब्रियोजेनिक सेल, बिल्कुल वो एम्ब्रियोजेनिक सेल क्या करती है? डिवाइड करती है, और डिवाइड करके खूब सारे सेल्स बना लेती है, और इस तरीके से एम्ब्रियो को घेर लेती है चारों ओर से। अरे अरे अरे, इस टाइप से। रुको यार, देख लो, इस टाइप से एम्ब्रियो को चारों ओर से वो क्या करती है? घेर लेती है, इस टाइप से। कौन सी? अच्छा, यहाँ पे नहीं है, बस इस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये पूरी येलो वाली कौन सी लेयर है? एम्नियोजेनिक सेल, सेल्स ऑफ रबर। तो इसको मैं लिख दूं, ये क्या है? एम्नियोजेनिक सेल्स। क्या है ये? एम्नियोजेनिक सेल्स। समझते चलना डायग्राम को। तो बोलो, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर एज इट इज है, एम्नियोजेनिक सेल्स ने एम्ब्रियो के बाहर बनाया लेयर, और वो इनर सेल मास ने तो एम्ब्रियो ही बना दिया, ठीक है। अब समझना, एम्ब्रियो की जो एंडोडर्म होती है ना, 3 जर्म लेयर बन चुका है, तब नहीं था कि एम्ब्रियो बना आगे पूरा। एम्ब्रियो की एंडोडर्म यहाँ पे दो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक वो एकदम बैग लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, इसको बोलते हैं हम लोग यॉर्क सेक। क्या कहते हैं? छोटा स्ट्रक्चर है यॉर्क सेक। और जैसे 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 एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है, यॉर्क सेक छोटा होता जाता है, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो के एंडोडर्म से बना है, और एक स्ट्रक्चर और बनती है यहाँ पे लाइक दिस, वो थोड़ा सा बड़ा होता है ऐसे, और वो नीचे जाके ऐसे फूल जाती है, इसको बोलते हैं एलेंटॉयस। लो, दोनों का नाम लिख देते हैं, दोनों का नाम लिख देते हैं। ये क्या आपका? यॉर्क सेक। लेकिन यॉर्क सेक का कौन सा पार्ट जो धीरे धीरे क्या हो चुकी है? डी जनरेट हो रही है, और ये कौन सा पार्ट है? एलेंटॉयस। दोनों का नाम लिख दे। ये क्या है? एलेंटॉयस। और ये क्या है? रेमिनेंट, मतलब बचा हुआ हिस्सा। बोले ना, एम्ब्रियो बड़ा हो जाएगा और ये डीजेनरेट होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सेक। अभी स्ट्रक्चर समझते चलो, काम सबका बताएंगे, रुक जाओ, ठीक है। अब क्या होता है, इस कैविटी को, ये कैविटी जो आप देख रहे हो कहाँ, ये जो एमनियोजेनिक सेल के अंदर और एम्ब्रियो के बीच का, इस कैविटी को कहते हैं हम लोग एमनियोटिक कैविटी। क्या कहते हैं? एमनियोटिक, एमनियोटिक कैविटी। और पता है, इस कैविटी में ये जो सेल्स हैं, कौन? एमनियोजेनिक सेल्स। ये सेल्स कुछ फ्लूइड बना बना के रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? फ्लूइड बना बना के रिलीज करता है। तो ये पूरा एमनियोटिक कैविटी जो है एमनियोटिक फ्लूइड से भर जाता है। इसका भी सिग्निफिकेंस बताएंगे अभी। एमनियोटिक फ्लूइड से भर जाता है, ठीक है। ये चारों ओर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड से चारों ओर भर जाता है, ठीक है। चलो, भर गया, लो भर गया। और इसी में कुछ सेल्स भी आ जाते हैं, एमनियोजेनिक सेल्स। बताओ, एमनियोजेनिक सेल्स बच्चा का है या मदर का है? ऑब्वियस सी बात है, बच्चा का है। ऑब्वियस सी बात है, जायगोट से ही तो बना है फाइनली, तो बच्चा का जीनोटाइप रखता होगा, ठीक है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें कि एमनियोजेनिक के कुछ सेल्स भी हैं और फ्लूइड भरे हुए हैं, ठीक है। अब समझना, याद करो मैंने क्या कहा था? ट्रोफोप्लास्ट सेल्स लेयर, उन्होंने एमनियोजेनिक सेल्स भी बनाया था एक समय, और आज वो एमनियोजेनिक सेल्स ने एक लेयर बना दिया। ट्रोफोप्लास्ट सेल्स नाउ अब लेयर सक्रिएट करती है, सेल्स की लेयर। वह खूब सारे, ये रैपिडली डिवाइड कर करके खूब सारे सेल्स बनाती है। और पता है, कुछ सेल्स बना बना के अच्छा बताओ, जो सेल्स ट्रोफोप्लास्ट सेल लेयर से बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। हेलो, गेस्टुला के बाद बन रहा था ना, प्लास्टुला के बाद ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इस एमनियोजेनिक सेल्स के किनारे किनारे के इसको आके ऐसे घेर लेती है। केवल एमनियोजेनिक सेल्स को ही नहीं, इवन यॉर्क सेक को भी। केवल यॉर्क सेक को ही नहीं, इवन एलेंटॉयस को भी। समझ रहे हो? ये क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की कुछ सेल्स हैं जो एमनियोजेनिक सेल्स, यॉर्क सेक और एलेंटॉयस सभी को घेर ली बाहर से। और कुछ सेल्स जो अब कुछ तो अंदर की तरफ आ गई, और अब कुछ सेल्स ट्रोफोब्लास्ट सेल्स लेयर के जस्ट अंदर यूं अरेंज हो गई, एक लेयर बना ली। पता है, ये जो पूरा का पूरा आप ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये जो पूरा का पूरा ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, ये क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है।
जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के माइटोटिक डिवीजन करने से बना है। और ये पूरी की पूरी इस लेयर को ऐसे करके क्या कर ली, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स लेयर को पूरी तरीके से ऐसे कवर अप कर ली। बोलो, अब समझना ध्यान से। इसको हम लोग कहेंगे, जो बाहर वाली है इसको एक नाम देंगे और इसको भी एक नाम देंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे पेराइटल, बाहर वाले को बोलते हैं पेराइटल, और इसको हम लोग बोलेंगे विसरल, अंदर वाले को बोलते हैं विसरल। पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ना, और ये विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। और अब समझो एक बात आपको मैंने पहले भी बताया था, आगे भी बताऊंगा एनिमल डाइवर्सिटी में, जहां पर दो मेसोडर्म की लेयर किसी कैविटी को सराउंड कर रही हो, बताओ ये कैविटी को मेसोडर्म की दो लेयर सराउंड कर रही है कि नहीं कर रही है, बोलो। ऐसी कैविटी को कहते हैं सीलोम। क्या कहते हैं, सीलोम, COELOM, सीलोम। लेकिन ये सीलोम एम्ब्रियो के बाहर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। बोलो, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ने उसको सराउंड किया है, और इस सीलोम में क्या होगा, कुछ फ्लूइड व्लूइड भरा होगा, ठीक है, सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है। अब समझना ध्यान से। अब जा रहे हैं हम आपको नाम देने, मैंने कहा ना 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, अब आपको हम नाम बता रहे हैं इसमें कौन कौन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इनफैक्ट, बताएं। देखो गौर से देखना, ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी एक लेयर है जिसका नाम है कोरियन। ये पूरी की पूरी एक लेयर है जिसका नाम है एमनियन, और ये पूरी की पूरी यॉर्क सेक, और ये पूरी की पूरी एलेंटोएस। तो यॉर्क सेक और एलेंटोएस तो मैंने आपको पहले ही लिख दिया, इसमें गुथरू क्यों करेंगे डायग्राम को, ठीक है। अब इसका नाम लिख देते हैं। इस लेयर को, पूरी की पूरी लेयर को हम क्या बोलने जा रहे हैं, नंबर 1 लेयर कोरियन, आउटर मोस्ट लेयर कोरियन, ठीक है। नंबर 2 लेयर एमनियन, एमनियन, और नंबर 3 लेयर यॉर्क सेक, और नंबर 4 लेयर एलेंटोएस। बोलो, अब बताओ, जिससे पूछेगा वो बताना। रीवा, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, कोरियन, एमनियन, यॉर्क सेक, एलेंटोएस। बताओ क्या सारे के सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बोलो। हाँ सर फिर से बोलिए। क्या चारों को चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है? हाँ। हैं, तो मुझे बताओ कोरियन डबल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर कौन कौन सा सेल की लेयर है वहां पे? ट्रोपोब्लास्ट और पेराइटल एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मेसोडर्म। एमनियन भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, कौन कौन सी लेयर है? एमनियन विसरल है और एक एमनियोजेनिक सेल है। और यॉर्क सेक में? यॉर्क सेक में है रोमिनेंट, ये रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सेक, यानी कि वो एंडोडर्मल लेयर और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और एलेंटोएस में भी वही। बोलो बोलो, ये 4 जन्म लेयर समझ में आया कैसे बना ये 4 जन्म लेयर? ठीक है, अभी बना है, अभी मैंने काम सबका नहीं बताया, अब बताएंगे काम। अब काम बताना, चारों स्ट्रक्चर समझ में आ गया? स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, अब बता रहे हैं आपको हम इसका फंक्शन, एक एक करके सारे फंक्शन, सारे लेयर का फंक्शन बताते हैं। चलो सबसे पहले यॉर्क सेक का फंक्शन बना के छुट्टी करते हैं। चलो यॉर्क सेक, यॉर्क सेक क्या करता है, देखो सबसे पहले जो है ना, ये जब एंडोडर्म बना, आपको पता है ना सबसे पहले बनने वाला लेयर कौन है? हेलो, कौन सा लेयर है सबसे पहले बनने वाला लेयर? अतीक, एंडोडर्म। एंडोडर्म। तो सबसे पहले यॉर्क सेक बन जाता है, यॉर्क सेक ओलेंटोस बन जाता है, और यॉर्क सेक क्या करता है ना, बच्चे का ब्लड बनाना स्टार्ट करता है, और ब्लड बनाने वाले ऑर्गन को कहते हैं हीमोपोएटिक ऑर्गन, HAE, हीमोपोएटिक, हीमोपोएटिक ऑर्गन, हीमोपोएटिक ऑर्गन, ब्लड सेल्स फॉर्मिंग ऑर्गन। तो पता है किसी भी इंसान के जीवन का पहला हीमोपोएटिक ऑर्गन यॉर्क सेक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जैसे जैसे यॉर्क सेक बड़ा होता जाएगा, सॉरी जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा, यॉर्क सेक डीजेनरेट होता जाएगा। फिर आप बोलोगे सर उसका डीजेनरेटेड पार्ट कहाँ जाएगा? अभी बताएंगे कहाँ जाएगा, नाले में फेंकेंगे। लेकिन
जब आप एम्ब्रियोनिक पीरियड में थे तो आपके जीवन का पहला खून तो यॉर्कशक नहीं बनाया, फर्स्ट हिमोपेटिक ऑर्गन यॉर्कशक है। बाद में धीरे धीरे लीवर बनता है तो फिर लीवर ब्लड बनाने लगता है, और फिर जब हार्ट का जब रेड बोन मेरो का फॉर्मेशन हो जाता है तब जाके रेड बोन मेरो। तो आज हमारे एडल्ट में हिमोपेटिक ऑर्गन तो रेड बोन मेरो है, लेकिन जब हम एम्ब्रियो थे तो हमारा पहला हिमोपेटिक ऑर्गन यॉर्कशक ही था। उन्होंने ही ब्लड बना के हमारे बॉडी में सर्कुलेट करवाया था पहली बार। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते गए यॉर्कशक डीजनरेट होते गए। तो एक काम तो यॉर्कशक का क्या हुआ, एक्ट एज फर्स्ट हिमोपेटिक ऑर्गन, एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम कोई बता सकता है, हाथ खड़ा करो। दूसरा काम बता चुके हैं पहले ही, बता सकता है कोई? रिभा बता सकते हो? ट्रोपोप्लास्ट आउटर लेयर वहां पे जमा होता था वो नहीं, अधिक बताओ। पीजीसी स्टोर होता है इसमें। शाबाश, स्टोर्स पीजीसी फॉर सम टाइम, भूल गए, स्टोर्स पीजीसी फॉर सम टाइम। कहा था ना पीजीसी कुछ समय के लिए स्टोर किया जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा फंक्शन क्या है, स्टोर्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ। बोलो, अरे बोलो। ये यॉर्कशक खत्म, यॉर्कशक एम्ब्रियो बड़ा हो जाएगा, यॉर्कशक डीजनरेट होता जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ एलेंटोइस। देखो एलेंटोइस क्या करता है, देखो यॉर्कशक से थोड़ी सी बड़ी लेयर है। एलेंटोइस धीरे धीरे ग्रो करता है, जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में चीजें बड़ी होती जाती है तो ये धीरे धीरे ग्रो करता है। और पता है ग्रो करते करते ये अपने अंदर से कुछ ब्लड कैपिलरी ग्रो कराने लगता है अपने अंदर से, और ये ब्लड कैपिलरी आगे चल के वेन और आर्टरी बना देता है। और ये ब्लड कैपिलरी धीरे धीरे ग्रो करते करते इस कोरियोनिक विलाई में आ जाते हैं। कहा जाते हैं, कोरियोनिक विलाई में आ जाते हैं। और ये ब्लड कैपिलरी आगे चल के आर्टरी और वेन बनाने वाला है, ठीक है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, ग्रोइंग ब्लड कैपिलरी फ्रॉम एलेंटोइस लेयर, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये क्या, ब्लड कैपिलरी कहां से ग्रो किया, एलेंटोइस। ये न्यूट्रिशन देने में काम आएगा ब्लड कैपिलरी ग्रोइंग फीटस को, ठीक है। तो एलेंटोइस का भी काम आपको समझ में आता होगा। अब आते हैं कोरियन। कोरियन प्लासेंटा बनाता है, ये पूरी की पूरी कोरियन जो है ना, कोरियन का जो कोरियोनिक विलाय वाला पार्ट है ये प्लासेंटा बनाता है। देखो जब प्लासेंटा नहीं बना है तो उससे पहले इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन लेने देने का काम कर रहा है कोरियन। कोरियन क्या है ना, बगल वाले डेसिडुआ लेयर से, बगल वाले डेसिडुआ लेयर से न्यूट्रिशन एकदम सक कर करके अंदर की तरफ ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जब प्लासेंटा बन जाता है तब ये बाहर वाली जो कोरियन है इसका कोई काम बच नहीं पाता है, ठीक है। और मेन इस कोरियन का काम बचता है जो कोरियोनिक विला है, ये बनाता है प्लासेंटा। अभी समझेंगे प्लासेंटा कैसे बनता है, ठीक है। यानी कि कोरियन इज यूज्ड टू फॉर्म प्लासेंटा। अब बता रहे हैं एमनियोन, सुपर इंपॉर्टेंट, एमनियोन का फंक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। अब समझना, क्या एमनियोन ही वो लेयर है जो एम्ब्रियो के जस्ट बाहर है? बोलो बस सही है कि नहीं? और क्या, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है और ये एमनियोन है। तो एम्ब्रियो के जस्ट बाहर तो एमनियोजेनिक सेल है ना, मतलब एमनियोन ही है ना। अब समझो क्या होता है, ये जो एमनियोजेनिक सेल्स हैं उन्होंने कुछ फ्लूइड बना के रिलीज किए यहाँ पे जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। अब पता है ये एमनियोटिक फ्लूइड, ये जो एमनियोजेनिक सेल्स ने रिलीज किया है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेन कराना है। अब समझो प्रेगनेंसी मेंटेन कराने में प्रोजेस्टेरॉन का और क्या क्या रोल है, समझो। एक तो पहली बात, वहां पे आपको पता है एंडोमेट्रियम की दीवारों को चिपचिपा किया गया था इम्प्लांटेशन के लिए, तभी ना प्रेगनेंसी होगा। अब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका क्या रोल है, तो समझो प्रोजेस्टेरॉन आके एमनियोजेनिक सेल को बोलता है, एमनियोजेनिक सेल फ्लूइड बना बना कर रिलीज करो, एमनियोटिक फ्लूइड बना, तो बना बना कर रिलीज करता है। तो तुम बोलोगे इससे क्या फायदा है, सुनो। इस एमनियोटिक फ्लूइड का 3 काम है। क्या काम है? 3 काम। पहला, ये एम्ब्रियो को सूखने नहीं देगा, डेसिकेट होने से रोकेगा। अगर एम्ब्रियो सूखेगी नहीं तो अच्छी बात है ना, एम्ब्रियो प्रॉपर्ली ग्रो करेगी। इवन आपने कई बार देखा होगा कि ये एम्ब्रियो इस फ्लूइड में तैरता रहता है, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा, तैरता रहता है। तो इस एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाएगा एमनियोटिक फ्लूइड, पहला काम डेसिकेशन होने से रोकेगा, तो एम्ब्रियो ग्रो कर पाएगा बढ़िया से। दूसरा काम,
अब मुझे एक बात बताओ, ये एम्ब्रियो के चारों ओर फ्लूइड है, चारों ओर फ्लूइड है, एकदम पूरा 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 का पूरा फ्लूइड है। अगर इस गर्ल को कोई चोट लगता है, अगर इस गर्ल को, इस प्रेग्नेंट लेडी को कोई चोट लगता है, तो पता वो चोट, उस इंजरी को एक हद तक ये फ्लूइड सक कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बेबी तक नहीं जाने देगा, एक हद तक सक कर लेगा कि नहीं कर लेगा? तो बताओ, मैकेनिकल जर्क से भी बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? दूसरा काम। अब मुझे बताओ तीसरा काम क्या है? देखो बात बताओ, ये उल्टा करके समझना, ये ऐसा थोड़ी कि बेबी नीचे, बेबी तो ऊपर की तरफ है, ऐसे मतलब कि डायग्राम मैंने उल्टा करके बनाया है ना। आप एक बात बताओ, ये बेबी मतलब उल्टा करके डायग्राम बनाया है, फ्लूइड नीचे है, बेबी ऊपर है। जब बेबी ग्रो करता रहता है, लगभग 5 किलो के आसपास का बच्चा पैदा होता है। सॉरी 5 किलो ज्यादा बोल दिया, 2.5 किलो के आसपास होता है ना जी। देखो बात बताओ, आपके पेट में 2.5-3 किलो का कोई चीज हम रख दें, बच्चा नॉर्मली कितने किलो का होता है? आइडिया नहीं है मुझे भी यार, मैंने कहा 5 किलो का होता है शायद नॉर्मल एवरेज, ठीक है देख लेना, जो भी होता है एटलीस्ट 3-4 किलो के आसपास तो होता ही है, ठीक है। तो जो 9 से 2.5 किलो मैक्सिमम। अरे मुझे भी ध्यान में नहीं है, ठीक है, ये सब चीज एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल में पढ़े थे, भूल गए फिर, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में नहीं, 2.5 किलो के आसपास, चलो ठीक है 2.5 किलो के आसपास। तो 2.5 किलो वेट जो उस पेट के अंदर है, मतलब पेट के नहीं, यूट्रस के अंदर है, आपको नहीं लगता कि उस फीमेल को तब तो भारी लगता होगा? किसी फीमेल से पूछना, प्रेग्नेंट लेडी से, कि 2.5 किलो का वजन फील होता है? बोलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन वो चलती भी है, सब कुछ करती है, 2.5 किलो कहाँ भारी लगता है उसको? नहीं लगता भारी। क्यों नहीं लग रहा? बायंसी, जहां बच्चा है ना उसके नीचे पानी है, फ्लूइड है, उस फ्लूइड में तैर रहा है वो बच्चा, बायंसी फोर्स मिल रहा है एम्ब्रियो को उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, इसलिए वो भारी भरकम बच्चा उसको महसूस ही नहीं होता, ठीक है। तो बायंसी प्रोवाइड कराने का भी काम है। अब मुझे बताओ, इस पूरे तीनों फंक्शन में कहीं पे मैंने ये बताया क्या क्या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है एमनियोटिक फ्लूइड? बोलो, कहीं बताया क्या? नहीं बताया ना। तो ध्यान रखना, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये नॉन न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, ये एम्ब्रियो को किसी प्रकार का न्यूट्रिशन देने का काम नहीं कर रहा, कतई नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखना। तो काम क्या है इसका? एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाना, एम्ब्रियो को मैकेनिकल जर्क से बचाना, और एम्ब्रियो को बायंसी प्रोवाइड करना। अब समझो मेरी बात ध्यान से। नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा 1000 ml के आसपास होना चाहिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा खासा डेसिकेशन से बचा लेगा, मैकेनिकल जर्क से बचा लेगा, और बायंसी से भी बचा लेगा, ठीक है। तो बायंसी भी प्रोवाइड करा देगा नॉर्मली। अगर ये फ्लूइड की मात्रा कम होने लग जाए, और कम होते होते 500 ml से कम हो जाए, 500 ml से कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं ओलिगोएमनियोसिस, ओलिगोएमनियोसिस, ठीक है। और अगर इसकी मात्रा बढ़ने लग जाए, बढ़ते बढ़ते 1500 ml से अधिक हो जाए, तो इसको बोलते हैं पॉलीएमनियोसिस। ओलिगो और पॉली, ओलिगो मतलब होता है कम, पॉली मतलब ज्यादा, और ये नॉर्मल रेंज है। तो नॉर्मल रेंज तो चाहिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब मुझे बताओ अतिक, तुम बताओ, अगर कम हुआ है, मतलब ओलिगोएमनियोसिस हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हुई, तो कारण क्या रहा होगा? फ्लूइड कम सिक्रीट हुआ, हाँ, क्यों कम सिक्रीट हुआ, ये तो पूछ रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन तब कम बस आया। प्रोजेस्टेरॉन कम आ रहा होगा किसी कारण से, हो सकता है कॉर्पस लुटियम में कोई गड़बड़ी हो गया उधर, अभी प्लासेंटा बना नहीं है, या हो सकता है प्लासेंटा ही अच्छे से ना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा हो, किसी कारण से प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घट गई है, ठीक है। इन द सेम वे पॉलीगोएमनियोसिस होने का भी कारण अधिक प्रोजेस्टेरॉन का होना होता है, लेकिन ये रेयर पाया जाता है, ये रेयर पाया जाता है, ठीक। अब समझना, ओलिगोएमनियोसिस से क्या नुकसान है और पॉलीगोएमनियोसिस से क्या नुकसान है? नुकसान दोनों से है, फायदा किसी से नहीं। अब समझना, आप जानते हो अगर ओलिगोएमनियोसिस हुआ, डेसिकेशन से बच्चा सूख जाएगा, बच्चा मर जाएगा, मैकेनिकल जर्क थोड़ा सा भी लगेगा बच्चा मर सकता है, मेनली ये होगा डेसिकेशन, बच्चा सूख जाएगा, एम्ब्रियो उसको नमी नहीं मिलेगा, सूख जाएगा, इसको कहते हैं एबॉर्शन, बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही मर जाएगा, दिस इज एबॉर्शन। अगर बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड में ग्रो कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी, अगर बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही मर जाए तो उसको बोलते हैं एबॉर्शन, यानी कि प्रेगनेंसी और एबॉर्शन एकदम जस्ट अपोजिट वर्ड है। तो मुझे बताओ, ये एमनियोटिक फ्लूइड एंटी एबॉर्शन है या एबॉर्शन वाला सब्सटेंस है? रिभा, एमनियोटिक फ्लूइड एंटी एबॉर्शन सब्सटेंस है या एबॉर्शन सब्सटेंस है? एंटी एबॉर्शन, क्योंकि ये जब तक रहेगा एबॉर्शन नहीं होने देगा, और इसकी कमी हुई कि एबॉर्शन, यानी कि ओलिगोएमनियोसिस में एबॉर्शन हो जाएगा। बोलो,
और यही कारण है कि प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन और एंटी एबॉर्शन हार्मोन, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन अच्छा खासा अमाउंट में आएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा घट नहीं सकती है और एबॉर्शन हो नहीं सकता है, मतलब प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगा। बोलो, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ पॉलीगोएमनियोसिस। उसमें क्या होता है, किसी कारण से एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा बढ़ गया, तो मात्रा बढ़ गया ना, तो बच्चा मरेगा तो नहीं, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा से नहीं होगा। उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन रेस्ट्रिक्शन, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ऐसे IU, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, IUGR। इंट्रा यूटेराइन मतलब कि यूट्रस के अंदर बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्यों? इतना फ्लूइड हो गया, इतना फ्लूइड हो गया कि बच्चे पे जोरदार प्रेशर लग रहा है, बच्चा ग्रोथ कर ही नहीं पा रहा है, एकदम छोटू सा बोनू पैदा, एकदम छोटा सा बच्चा पैदा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ गया। हो सकता है इसकी वजह से, किसी कारण से हो सकता है कि बच्चे का कोई ऑर्गन भी डैमेज हो गया, मे बी, अगर ज्यादा फ्लूइड हो गया। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तब तो डेथ, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये बहुत रेयर चीज। ठीक है, अगर अगर फ्लूइड बढ़ता भी है तो यही होता है कि बच्चा बौना पैदा हो जाता है। ठीक है, जन्म से उसका हाइट कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जन्म से ही ग्रोथ करने ही नहीं दिया गया, मौका ही नहीं मिला, जन्म में ही थोड़ा साइज कम रह गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमनियोन का सिग्निफिकेंस। एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे बनता भाई, बोलो पल्ले पर गया एमनियोटिक फ्लूइड। अब बताओ हमारे पास समय कितना है, क्या हम प्लासेंटा ले लेंगे इस मीटिंग में? हाँ, आराम से ले लेंगे। ठीक है, बोलो यहां तक क्या आपको चारों लेयर का काम समझ में आ गया? कोरियन, एमनियोन, यॉर्क और ये एलेंटॉयस। अभी एलेंटॉयस और कोरियन का और अच्छे से फंक्शन लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है रिघा? चलिए बोलो रिघा, कोई दिक्कत है? अतीक? नो सर। चलो, अब आपको हम समझा रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही बनने वाले दो स्ट्रक्चर, एक होता है प्लासेंटा और एक होता है अम्बिलिकल कोड। समझा? समझना, पहले समझा रहे प्लासेंटा। ध्यान से देखना हम किस एरिया को घेर रहे हैं, वही एरिया आगे चल के क्या बन जाता है, प्लासेंटा। ध्यान से देखना हम क्या, उसमें कौन कौन से टिश्यू आएंगे आपको ये पकड़ना है। ठीक है, ये देखो, इस एरिया में जितना भी टिश्यू आया है ना, ये टिश्यू धीरे 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 क्या होने लगेगा, डिस्क लाइक, डिस्क लाइक, एकदम चपटा डिस्क लाइक बन जाएगा, डिस्क लाइक। उसी को बोलते हैं प्लासेंटा, चपटा बन जाएगा, डिस्क लाइक प्लासेंटा। ठीक है, तो लो, दिस इज प्लासेंटा, ये क्या है, प्लासेंटा, लिख दो, दिस इज प्लासेंटा। चलो, अब बताना, वो बचपन में खेलते थे ना, चित्र पहचानिए, वही है यहाँ पे। चलो बताओ रिभा, प्लासेंटा बनने में किसका किसका रोल है, मदर, फीटस या बोथ? अरे तुम्हारा आवाज स्लो क्यों आ रहा है? आई थिंक कि तुम माइक वाइक देखो। सर ठीक तो है। हाँ, अब आ रहा है, हाँ अब आ रहा है, अभी आ रहा है। तो प्लासेंटा बनने में किसका किसका रोल है, मदर, फीटस, बोथ, नन? बोथ। अतिक बताओ। ठीक है, आंसर सही है, बोथ। मैटरनल टिश्यू भी है और फीटल टिश्यू भी है। मैटरनल टिश्यू कौन प्लासेंटा बनाने में? डेसिडुआ बेसिलिस। शाबाश, डेसिडुआ बेसिलिस। और फीटल टिश्यू कौन कौन है ये बताना, और कौन नहीं है ये बताना है। कोरियन है, ठीक है, एलेंटॉयस कोरियन है, है, CHORION, कोरियन है। ठीक है, एलेंटॉयस है, और एलेंटॉयस, और एमनियन नहीं है बस। कौन है एक? अरे भाई और थोड़ा सा वो यॉर्क सेक भी एक्स्ट्रा है। मेसोडर्म लेयर, अरे भाई यॉर्क यॉर्क सेक। सेक भी। भाई एक्स्ट्रा मेसोडर्म लेयर क्यों बोल रहे हो, वो तो लेयर में ही आ गया नाम उसका। हाँ हाँ, तो डेसिडुआ बेसिलिस है, कोरियन है, एलेंटॉयस है, यॉर्क सेक है, और कौन नहीं है, एलेंटॉयस, सॉरी सॉरी, एमनियन डू नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सब कुछ नोट्स में लिख के भेज चुके हैं, डोंट वरी। एमनियन डू नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा धीरे धीरे सारे टिश्यू को लेते हुए क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। जब प्लासेंटा बन रहा है तो उसी दौरान ये जो ब्लड कैपिलरी जो एलेंटॉयस से निकला है,
तब तक में ये क्या करेगा, ब्लड कैपिलरी 2 आर्टरी, क्या बोला मैंने, 2 आर्टरी, तो लो मैं बना दे रहा हूं, 2 आर्टरी, लो एक आर्टरी, एक और आर्टरी, 2 आर्टरी और एक वेन, 2 आर्टरी एंड 1 वेन, 2 आर्टरी और एक वेन लेते हुए, और साथ में कुछ म्यूकॉइड टिश्यू, कौन से टिश्यू, म्यूकॉइडल टिश्यू चारों ओर से घिर जाता है, इस टाइप से चारों ओर से घिर जाता है। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। पहले मैं बता देता हूं अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज, कंटेंट क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड में, तो मैंने पहले ही बता दिया कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी, जिसको बोलोगे आप अम्बिलिकल आर्टरी, एंड 1 अम्बिलिकल वेन, 1 अम्बिलिकल वेन। अभी बताएंगे 2 और 1 का केस क्यों है ऐसा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे रीवा बताएगी अम्बिलिकल कोड बनाने में, अम्बिलिकल कोड बनाने में किसका रोल है और किसका रोल नहीं है। लो मैं एक बार रुक जाओ, मैं इस डायग्राम को थोड़ा और सही से कर देता हूँ, नहीं तो आपको देखने में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं उसको थोड़ा सही से कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब बताओ कि अम्बिलिकल कोड बनाने में किसका रोल है और किसका रोल नहीं है, जल्दी बताओ। एलन ट्वाइस का है, एलन ट्वाइस का है, मेनली एलन ट्वाइस का ही है वैसे, ठीक है। यॉर्कशायर का है, और एमनियन भी बोल सकते हैं, एमनियन का है, और बोलो। इधर नीचे आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय का नहीं है, गौर से देखो, मतलब कोरियन का रोल नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा लेयर अम्बिलिकल कोड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कोरियन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, और जबकि एमनियन प्लासेंटा बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बोलो, बात क्लियर है। तो ये अब देखो अम्बिलिकल कोड में से क्या क्या गुजरा है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन। अरे भाई दोनों जगह मैंने आर्टरी लिख दिया है, वेन लिखना था ना, तुम लोग भी सो रहे हो क्या। अम्बिलिकल वेन। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि ये जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे डिस्क लाइक फॉर्म में आके अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अब ऐसे करके दिखा देता हूँ, नीचे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्लासेंटा बन जाएगा, कुछ समय के बाद ये नीचे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्क लाइक बन जाएगा, जिसको आप बोलते हो प्लासेंटा, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्लासेंटा बन के तैयार है, लो यहाँ पे पूरा का पूरा सारे टिश्यू ना चपटे हो जाएंगे और यहाँ पे प्लासेंटा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इस प्लासेंटा में क्या है, इधर मदर का ब्लड कैपिलरी वगैरह है, डेसिडुआ बेसिलिस का, और उधर से बच्चे का ब्लड कैपिलरी वगैरह है कि नहीं, ब्लड कैपिलरी, और ये ब्लड कैपिलरी 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन में कंटिन्यूस है, और यहाँ पे कोरियन की लेयर है बीचों बीच। मुझे बताओ, जो भी चीज बच्चे को चाहिए, O2 चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, जो कुछ चाहिए, मदर की नॉर्मल आर्टरी से होते हुए आएगा, ब्लड कैपिलरी को क्रॉस होते हुए, प्लासेंटा क्रॉस करते हुए इस ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा, फीटस के ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा, जो प्लासेंटा में, ठीक है। अब बच्चे का जो कचरा बच्चे से आया है, तब तक क्योंकि बच्चा का हार्ट डेवलप हो चुका है, बच्चा का हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, बच्चा का अपना हार्ट ब्लड बना है, बच्चा का अपना ब्लड बह रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चा जो भी कचरा बनाया मेटाबॉलिज्म में, उसको निकालना है, जैसे CO2 है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, फलना है, ढिकना है, वो उधर से आया, अम्बिलिकल कोड के पास आया, मतलब अम्बिलिकल कोड करते हुए यहाँ पे आया प्लेसेंटा के पास, और मदर के ब्लड कैपिलरी में डाला, और वो वेन को होते हुए बाहर निकल गया। तो मदर की नॉर्मल आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया और प्लासेंटा को दिया, और प्लासेंटा की ब्लड कैपिलरी ने मदर के नॉर्मल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल दिया। बोलो, ठीक है। यानी कि प्लासेंटा एक तरीके से क्या बैरियर का काम कर रहा है, भाई जो चीज इधर से उधर देना है हमको तो हम पहुंचा देंगे, जो उधर से इधर लाना है हमको तो पहुंचा देंगे। अब समझना, अब क्या होता है
ये जो आपको दिख रहा है अम्बिलिकल कोड, पहले आप एक बात बताओ, प्लासेंटा किसके बीच में कनेक्शन है? प्लासेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन प्रेग्नेंट मदर एंड अम्बिलिकल कोड। हेलो, प्लासेंटा इज कनेक्शन बिटवीन मदर एंड अम्बिलिकल कोड, एंड अम्बिलिकल कोड इज कनेक्शन बिटवीन ग्रोइंग fetus एंड प्लासेंटा। हेलो, पल्ले पड़ रहा है? अम्बिलिकल कोड इज कनेक्शन बिटवीन ग्रोइंग fetus एंड प्लासेंटा, एंड प्लासेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड अम्बिलिकल कोड। क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं प्लासेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड fetus? कह सकते हैं, अगर ये ऑप्शन चूज करना पड़ जाए मजबूरी में तो, क्योंकि अम्बिलिकल कोड भी तो, अम्बिलिकल कोड तो 100% fetus का पार्ट है। अरे बोलो, उसमें डेसिडिवा थोड़ी ने पार्टिसिपेट किया। अम्बिलिकल कोड तो 100% fetus का पार्ट है। बोलो, क्लियर? तो अब समझना ध्यान से, अम्बिलिकल कोड में 2 आर्टरी क्यों हुआ और 2 एक ही वेन क्यों हुआ, इसका कंसेप्ट समझो, इसका कंसेप्ट समझो। 3 मिनट है, हाँ बता देंगे, 3 मिनट में बता देंगे, ठीक है? समझो, आप आर्टरी और वेन का डेफिनेशन क्या देते हो? आपसे पूछेंगे तो आप उल्टी करोगे, मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सुनो, आर्टरी वो होता है, आप वो सब मत बोलो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड, बकवास। आर्टरी वो होता है जो हार्ट से, HEART, जो हार्ट से आउट होता है, निकलता है, और वेन वो होता है जो हार्ट में इन करता है। ये परिभाषा याद रखो, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है? और अगर आप ऐसा कहोगे ना कि आर्टरी वो होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन वो होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो इस बात का 2 एक्सेप्शन आ जाएगा। कौन? एक अम्बिलिकल आर्टरी और एक पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और इधर भी 2 एक्सेप्शन आ जाएगा, अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसीलिए अगर आपसे कोई आर्टरी और वेन का डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन बताना, हार्ट से निकलने वाले ब्लड वेसल्स को आर्टरी कहते हैं और हार्ट में एंटर करने वाले ब्लड वेसल्स को वेन कहते हैं। बोलो, अब इधर आ जाओ, बच्चा का हार्ट बन गया होगा यहाँ पे, लो बच्चा का ये हार्ट बन गया, मान लो, ठीक है? ये बच्चा का हार्ट। अब बच्चे के हार्ट से जो निकला होगा, बोलो अतिक, वो क्या होगा? आर्टरी या वेन? जल्दी बोलो। आर्टरी। आर्टरी। और मुझे बताओ, यहाँ पे बच्चे के हार्ट से जो ब्लड निकला है, बच्चे के हार्ट से जो ब्लड निकला है, वो ऐसा ब्लड है, क्योंकि अभी ये बच्चा का हार्ट है, सुनना ध्यान से, अभी बच्चा सांस नहीं ले रहा है, बच्चा का लंग्स फंक्शनल नहीं है, तो अभी बच्चे का वो ब्लड गंदा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उसको बॉडी से निकालना है, ठीक है? अभी हम उस ब्लड वेसल्स का नाम रख रहे हैं आर्टरी। ये है आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी। अरे गंदा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके दे दिया इसको, अरे उल्टा हो गया, आर्टरी ये है ना पिंक वाला, सॉरी, ये दोनों आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी। इतना कचरा है बॉडी में कि 2 पाइप की जरूरत है निकालने के लिए, क्योंकि ना बच्चा सांस ले रहा, ना बच्चा पोटी कर रहा, और ना बच्चा सुसु कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, सारा कचरा उस 2 पाइप से निकालना है और मदर की प्लासेंटा को देना है, और प्लासेंटा अम्बिलिकल आर्टरी से होते हुए अम्बिलिकल वेन में डालेगा और वो बाहर निकाल देगा। समझ रहे हो बाईपास कैसे होगा? और फिर इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, वो इतना ही चाहिए बच्चे को, बच्चा भी बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं, इतना ही चाहिए कि एक ही अम्बिलिकल वेन को होते हुए, क्योंकि वेन वो चीज होता है जो हार्ट में एंटर करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में एंटर कर जाएगा। तो बोलो, अम्बिलिकल आर्टरी क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से कहां? फीटस के हार्ट से लेके प्लासेंटा तक। बोलो, और अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से कहां? प्लासेंटा से हार्ट के फीटस के हार्ट। बोलो, ये बात पल्ले पड़ा? रिवा? यस सर। अतीक, यस सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग खत्म होने वाला है, जल्दी से लेना है, जल्दी लो, ये भी स्क्रीनशॉट लो, नोट्स पढ़ो, तब तक अगले मीटिंग में मिलते हैं, अगले मीटिंग में मिलते हैं।